नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां होने वाले त्रिस्तरीय नगर के निकाय और पंचायत चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य की आखिरकार विजय हुई और फिर यह सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव चाहते हैं। और सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पाप किया था। चुनाव तो पहले ही ओबीसी आरक्षण के साथ हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग ही सर्वोच्च न्यायालय के पास जा रहे थे, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं। हमने हर संभव प्रयास किया कि कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया था और ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा करके तथ्य जुटाए। व्यापक सर्वे किया गया और उन तथ्यों के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई गई, हमने वो रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कहा कि हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बगैर ओबीसी आरक्षण के पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। सरकार इसको लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में राहत प्रदान करने के जो निर्णय दिए हैं, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी सरकार द्वारा 14% से बढ़ाकर 27% तक किए गए ओबीसी आरक्षण का पूरा लाभ ओबीसी वर्ग को अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्णय में यह उल्लेखित है कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें ओबीसी वर्ग का भला करने की कोई उम्मीद शिवराज सरकार से नहीं थी, इसलिए हमने तो पहले से ही यह निर्णय लिया था कि हम निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को देंगे और इस वर्ग को उनका पूरा अधिकार दिया जाएगा। हम अपना वादा हर हाल में निभाएंगे। हमारा तो दृढ़ संकल्प है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का हक और अधिकार मिले। साथ ही ये भी कहा गया कि हम हर हाल में ये बात पूरी करेंगे और ये निर्णय कांग्रेस के संघर्ष की और ओबीसी वर्ग की जीत है, जिसने ओबीसी विरोधी मध्य प्रदेश सरकार को झुकने पर मजबूर किया। तो वहीं ज्ञानव्यापी मामले को लेकर अब मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का भी एक बयान सामने आ गया है। यहाँ पर मंत्री ने कहा कि गुलामी के सैकड़ों साल से प्रमाणों को छुपाकर रखा गया था, तो वही संविधान इस देश में मजबूत है जो सच सामने आया। हम काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जाते थे, तब हमने देखा था कि इतने बड़े नंदी महाराज किस ओर मुंह करके बैठे हैं। हर कोई समझता था कि नंदी बाबा उस ओर ही मुंह करके बैठे हैं जिस तरफ शिव विराजते हैं। और वहीं धार भोजशाला विषय के मीडिया के सवाल पर भी कहा गया कि काम चल रहा है और जल्दी ही इसका भी निराकरण होगा। खंडवा प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर जिला योजना की बैठक में शामिल होने खंडवा पहुंची थी, जहां पर उन्होंने मध्य प्रदेश के आध्यात्म और सांस्कृतिक विभाग की मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने ज्ञानव्यापी मस्जिद में चल रही सर्वे रिपोर्ट को लेकर पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कितने ऐसे तथ्य हैं, कितने प्रमाण हैं जिन्हें सैकड़ों साल से गुलामी के प्रमाणों को कैसे छुपा रखा है, कैसे दफन कर दिया। और वो तो संविधान इस देश का मजबूत है और संविधान इस देश की आत्मा है। जो संवैधानिक दायरे में होगा इस देश में वही होगा। हमने देखा कि तत्काल कोर्ट ने उस स्थान को संरक्षित करने का आदेश दिया और हम जब भी काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते थे, तब हम देखते थे कि इतने बड़े नंदी महाराज किस ओर मुंह करके बैठे हैं। और ये तो हर कोई समझ सकता था कि नंदी बाबा उसी तरफ मुंह करके बैठते हैं जिस तरफ भगवान शिव विराजते हैं। पर तत्वों ने, प्रमाणों को और पुरातत्वों की टीम ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि वो शिवलिंग है, वहां निकला भी और कैसे हम सब उसको देख रहे थे। और देश भर में लाउडस्पीकर विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी आजान की आवाज को लेकर सियासत शुरू हो गई। यहाँ पर भाजपा नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आजान की आवाज को लेकर कहा कि अन्य राज्यों में आजान की लाउडस्पीकर की आवाज कम कर दी गई है, तो क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में भी आजान की आवाज कम करवा पाएंगे? कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति करने पर आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा है कि कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विधेयक लाया। 2001 से पहले ज्ञानव्यापी में भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन उस बिल की वजह से नमाज होने लगी और आज भी मस्जिद के सामने नंदी महाराज बैठते हैं। तो वहीं बृजमोहन अग्रवाल ने बताया और बयान दिया कि जिस पर सियासी हलचल तेज हो गई है।
बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं के लिए बीते 2 दिनों में 2 बार ऐसी भाषा शैली का उपयोग किया जिसकी आलोचना हो रही है। बीते 16 मई को जेल भरो आंदोलन के दौरान रायपुर के बृजमोहन के नेतृत्व में ही प्रदर्शन हो रहा था। आपको ये भी बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान बृजमोहन को उनके समर्थकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान बृजमोहन ने कांग्रेसियों को नामर्द और निकम्मा कह दिया। और इस बीच शहर के दूसरे सबसे धनी व्यापारिक संगठन इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन के चुनाव अब 25 जून को होंगे। मंगलवार को इल्वा कार्यकारिणी की बैठक में चुनाव की नई तारीख की घोषणा की गई और आपको बता दें कि जनवरी में चुनाव प्रक्रिया के बीच में रोक लगा दी गई थी। मंगलवार को हुई इल्वा कार्यकारिणी की बैठक में घोषणा की गई कि अब चुनाव की पुरानी प्रक्रिया ही आगे बढ़ाई जाएगी। मतदाताओं की संख्या भी वही रहेगी जो जनवरी में चुनाव प्रक्रिया की घोषित करते वक्त सूची में शामिल थे। दरअसल इल्वा के चुनाव करीब 2 साल लेट है और पहले 8 जनवरी को चुनाव का ऐलान हो गया था, लेकिन नामांकन दाखिल होने के बाद ऐन मौके पर चुनाव अधिकारी जो सत्ताधारी गुट ही थे, उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देकर चुनाव स्थगित कर दिए। कोरोना खत्म हुआ तो बाद में अपर कलेक्टर को संस्था में जांच का आवेदन देकर वहां चुनाव रोकने का आदेश जारी करवा लिया गया। इसके खिलाफ दूसरे गुट ने हाई कोर्ट में दायर याचिका की, जिसके बाद 21 मार्च को हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाया था कि व्यापारिक संस्था के अतिरिक्त चुनाव में जिला प्रशासन का दखल नियम के विरुद्ध होगा। इसके बाद मंगलवार को बैठक बुलाई गई और चुनाव की नई तारीखों की घोषणा की गई। और भिंड जिले के उमरी में परसोना गांव में ट्रांसफार्मर पर हाई टेंशन लाइन टूटकर गिर गई। इसके दौरान कोई कुछ समझता, लेकिन उससे पहले ही गांव के सभी घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में करंट दौड़ गया। ऐसे में जिन लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों को हाथ लगाया, करंट से झुलस गए। इस हादसे में 4 लोग झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया। लोगों को जब पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में करंट आ रहा है तो कुछ लोग स्विच बंद करने पहुंच गए, लेकिन वहां भी वो करंट से झुलस गए। हालांकि ज्यादा तेज करंट नहीं लगने से वो स्वस्थ हैं, लेकिन घटना की जानकारी तत्काल ही बिजली कंपनी को दे दी गई है। और छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में कई घातक हमलों में शामिल और 7 लाख रुपए के इनामी नक्सली दंपति ने मंगलवार को सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया है कि खोखली माओवादी विचारधारा से निराश और वरिष्ठों द्वारा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के शोषण का हवाला देते हुए हर्रा कुंजाम और उनकी पत्नी बुधरी मांडवी ने आत्मसमर्पण किया है। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने वो पेश हुए। कुंजमा माओवादियों की मंगलीर क्षेत्र समिति के तहत प्लाटून नंबर 24 के सेक्शन कमांडर थे और उनकी पत्नी उसी दस्ते की सदस्य थी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके ऊपर 5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारी ने बताया है कि ये दंपति 2017 में घात लगाकर किए गए बुर्कापाल माओवादी हमले में शामिल था, जिसमें 25 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। इसके अलावा 2016 में मेलवाड़ा बारूदी सुरंग हमले में भी ये दंपति शामिल थे। इसमें सीआरपीएफ के 7 जवान शहीद हो गए थे। और खबर रतनपुर क्षेत्र से है, जहां पर चपोरा के पास यात्री बस पलट गई है। इस हादसे में 10 यात्रियों को चोट आई, जबकि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को रतनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां से 4 लोगों को सिम्स रेफर किया गया है। तो वहीं रतनपुर थाना प्रभारी ने बताया है कि नरेश ट्रांसपोर्ट की ये बस थी, जो कि बुधवार की सुबह प्रयागराज से लौटी थी। चपोरा के पास ड्राइवर वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिसके बाद बस सड़क से उतरकर पलट गई। इसके साथ ही सड़क किनारे बस पेड़ से टकराकर रुक गई और इस बस में सवार 10 यात्रियों को चोट आई है। घायल यात्रियों को पुलिस के वाहन से रतनपुर के स्थित स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। इनमें से 4 की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है और घायलों को सिम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस की लाठियों से पूछताछ कर घटना के कारणों की जांच भी की जा रही है। और खबर राजधानी से जुड़ी है, जहां पर राजधानी के टीला जमालपुरा इलाके में मंगलवार की रात को एक युवक की सरेराह चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारण और आरोपियों के बारे में फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक बैरागढ़ इलाके में रहने वाला वसीम उर्फ बशीर
भारत चौकी स्थित एक होटल में काम करता था और मंगलवार की रात वो रोजाना की तरह ई रिक्शा में बैठकर टीला जमालपुर पहुंचा। रिक्शे से उतरने के बाद वो बस पकड़ने के लिए स्टॉप की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी करीब 50 मीटर आगे जाकर वो साईं मंदिर के पास पहुंचा और वहां पहले से ही मोटरसाइकिल पर खड़े दो युवकों ने उसे रोक लिया। बशीर कुछ समझ पाता इससे पहले एक युवक ने उसके सीने में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों ही वहां से इस दौरान भाग निकले और चाकू लगते ही बशीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद राहगीरों से मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि इसके बाद से अब इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिए बाइक सवार दो संदिग्ध युवकों के लिए पूछताछ जारी है और उनके हुलिये के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और खबर हरदा जिले से जुड़ी है, जहां पर तपती धूप में अपनी गोद में एक मासूम बच्चे को लिए ये महिला थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही है। ये महिला अपने अपने और बच्चे को न्याय दिलाने के लिए भटक रही है, लेकिन पुलिस इस महिला की कोई मदद नहीं कर रही। दरअसल ये महिला है जिसे शादी का झांसा देकर महेंद्र जैन नाम के शख्स ने 3 सालों तक दुष्कर्म किया। जब महिला आरोपी महेंद्र जैन के बच्चे की मां बन गई तो आरोपी महेंद्र ने शादी से ही इनकार कर दिया। महिला ने थाने में शिकायत की, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस आरोपी महेंद्र जैन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस दौरान महिला को महेंद्र जैन के परिजनों ने पैसे का लालच देकर मामला रफा दफा करने को कहा। जब महिला ने ऐसा करने से इनकार किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद महिला टिमरनी थाने से लेकर एसपी और सीएम हाउस तक अपनी फरियाद लेकर पहुंची, लेकिन महेंद्र के राजनीतिक रसूख के चलते पुलिस आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है। और उदयपुर में हुए कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के लिए बड़ा कार्ड खेला है। यहां कांग्रेस देश भर में अब युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए सत्ता और संगठन में 50 साल से कम उम्र के लोगों को टिकट और प्रतिनिधित्व देने का फॉर्मूला अपना रही है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लागू होगा, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वर्तमान में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। इनमें से 46 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी है। इनमें से 50% टिकट से 50 से कम उम्र के दावेदारों को दिया जाना है। इसमें किसकी टिकट कटेगी और किसे मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन करीब 46 विधायक इस फॉर्मूले की जद में आ रहे हैं। इनमें 11 मंत्री अभी भी ऐसे हैं जो शामिल हैं, यानी आगामी विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के सत्ता में वापसी पर सरकार के मंत्रियों का चेहरा बदला हुआ नजर आएगा। सत्ता की तरह ही प्रदेश कांग्रेस संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों की उम्र भी 50 के पार हो गई है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में युवा कांग्रेस की सदस्यता और संगठन चुनाव जारी हैं। यहां पर युवाओं के चुनाव को लेकर इतना उत्साह है कि सिर्फ 7 दिन में ही 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य बना दिए गए। युवक कांग्रेस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार प्रदेश में 1,68,000 से ज्यादा सदस्यों ने सदस्यता निःशुल्क के रूप में 50 रुपए जमा कर दिए हैं। ऐसे में ऑनलाइन होने वाले चुनाव में कार्यकर्ता लगातार सदस्य बनाने की मुहिम में जुटे हैं। साथ ही प्रदेश में कांग्रेस संगठन ने 17 लाख से ज्यादा सदस्य बनाए। ऐसे में युवक कांग्रेस के 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया और प्रदेश में युवक कांग्रेस संगठन का चुनाव 12 मई से 12 जून तक चलेगा। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि प्रदेश महासचिव पद के लिए 138 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में वरिष्ठ नेताओं ने एनएसयूआई और युवा कांग्रेस चुनाव को बंद करने की भी मांग की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में युवाओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री कैंप से आकाश शर्मा और मंत्री टीएस सिंहदेव के कैंप से आशीष मोनू अवस्थी चुनावी मैदान में है। दोनों ही दावेदारों ने मतदान से लेकर सदस्यता अभियान तक के लिए प्रदेश में टीम तैनात की है। आपको ये भी बता दें कि आकाश के पक्ष में विधायक देवेंद्र यादव समेत कई युवा नेता सक्रिय हैं, तो वहीं मोनू के पक्ष में आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने भी मैदान संभाल लिया है। सिंहदेव जो हैं वो सरगुजा में युवाओं की बैठक लेकर मोनू के पक्ष में मतदान करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक कांग्रेस चुनाव में सदस्यता को लेकर कैंपेन में युवा करीब 5 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी में है।
और भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक अब 26 से 27 मई को रायपुर में होगी। ये कार्य समिति में यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में यह आयोजन करेगी। इसी को लेकर प्रदेश कार्य समिति को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने दूसरी पारी में 30 मई को शपथ ली थी। ऐसे में एक पार्टी एक सप्ताह तक आयोजन करने की तैयारी में है। इसमें पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही कार्य विस्तार योजना को लेकर भी मंथन किया जाएगा। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने ये बताया है कि कार्य समिति की इस बैठक के बाद कोर ग्रुप की भी बैठक होगी। कार्य विस्तार योजना को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें बूथ स्तर पर 10 दिन से 10 घंटे के कामकाज भी समीक्षा किए गए। ऐसे में प्रदेश भाजपा से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को कमजोर बूथ पर प्रवास करने का निर्देश है। इस अभियान में सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल रहे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि बूथ विस्तार योजना में पहुंचने पर स्थानीय स्तर की समस्याओं की जानकारी हो रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं की दिक्कतों के साथ अब आगामी चुनाव की तैयारी भी जारी है। और ये भी बताया गया कि बूथ तक पहुंचने से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हो रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी की जानकारी भी मिल रही है, जिसको लेकर आगामी कार्य योजना बनाई जाएगी। और इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे को लेकर सियासी गलियारों में अभी से हलचल तेज हो गई है। तो वहीं इस दौरे के कई मायने भी समझे जा रहे हैं। और दूसरी ही तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बंगाल दौरे को लेकर पुलिस से सतर्क रहने को कहा। इस दौरे से जुड़ी खास जानकारी देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल के रण में आरएसएस प्रमुख का आगमन, मोहन भागवत के दौरे से आखिर क्यों बौखलाईं सूबे की मुखिया ममता बनर्जी? क्या है इस दौरे के पीछे का एजेंडा? मोहन भागवत के आने से क्यों छूटे बंगाल प्रशासन के पसीने? इन तमाम सवालों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी परेशान कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच का गणित कुछ पेचीदा है और बंगाल में हिंसक घटनाएं होना भी कोई नई बात नहीं है। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सीएम ममता बनर्जी ने अभी से तमाम आला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुनिश्चित करें कि राज्य में कोई दंगा ना हो। उन्होंने कहा कि आरएसएस चीफ 17 से 20 मई तक केशियारी गांव में रहेंगे। ऐसे में प्रशासन ये नजर रखे कि उनका एजेंडा क्या है। तो वहीं इस दौरान सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी करने की बात कही गई, जिससे कि कोई दंगा या हुड़दंग ना हो। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसात्मक गतिविधियों के मामले में लगातार घेरे जाने वाली टीएमसी की मुखिया इस कोशिश में है कि इस बार बीजेपी को कोई मौका ना मिले शासन और प्रशासन पर उंगली उठाने का। इसी क्रम में ममता बनर्जी की तरफ से आरएसएस चीफ को कुछ मिठाइयां और फल भेजे जाने का भी आदेश दिया गया, जिससे उन्हें पता चले कि वो अपने मेहमानों की कैसे खातिरदारी करते हैं। लेकिन साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि अति ना करें, वो इसका फायदा भी उठा सकते हैं। हालांकि हर कदम फूंक फूंक कर रख रही सीएम ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर आ ही गयी। ममता बनर्जी के पुलिस को दिए गए इस तरह के निर्देश पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत सम्मानित व्यक्ति हैं, वो राज्यों का दौरा करते ही रहते हैं और एक मुख्यमंत्री को उनके बारे में इस तरह का बयान देना शोभा नहीं देता। दिलीप घोष ने यहाँ तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में तब भी दंगे हो रहे थे जब मोहन भागवत यहाँ नहीं रहते हैं। पुलिस और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की हत्या और रेप कर रहे हैं, लेकिन सरकार इससे निपटने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। बहरहाल अब आपको बता दें कि बंगाल में आरएसएस की 1800 शाखाएं हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस साल फरवरी में भी उत्तर बंगाल के नक्सलबाड़ी में 4 दिनों की एक बैठक की थी। तो वहीं आरएसएस ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, क्लिम्पोंग हिल्स और पड़ोसी सिक्किम में इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसके सिलसिले में मोहन भागवत का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज।
इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।